ख्वातीन हज़रात, खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हो हमारी तरफ से। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके। गुलिस्तान न्यूज़ की नशरियात है और हस्बे वादा आज भी हम आपके सामने हाजिर हुए हैं आज के प्रोग्राम को लेकर। और जिस तरीके से आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत आपके सामने रखते हैं, सियासी एतबार से काफ़ी अहमियत के हामिल वो मौजू रहते हैं। मुल्क की सियासत के साथ साथ रियासत की सियासत किस सिमत जा रही है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं, तज्ज़िया निगारों से बात करते हैं, सियासी मुबस्सिरीन से बात करते हैं और ख़बर की तह तक आप तक खबर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज भी कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम इसी पैटर्न पर चले। और आज इस प्रोग्राम को मेरे साथ स्टूडियो में इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए है आसिफ रशीद। चलिए आज के मौज़ूआत का जरा फटाफट आपको पहले लेखा जोखा बयान कर दूं। एक तो बात आज करेंगे उस कोटे की जिसको मंजूरी मिली राज्यसभा में, उसके फौरन बाद आपके सामने हम बात रखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें रहेंगी, क्यों रहेंगी नजर वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से कल एक फैसला हुआ है, वो जम्मू कश्मीर के एतबार से किस तरीके से लिया जा सकता है और क्या कुछ वो मामला है, वो भी बात बताएंगे। और हर 48 घंटों में एक खातून की असमत रेजी होती है, ये खबर हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे और तज्ज़िया निगार हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिर शाह फैसल का मामला भी आज ज़ेर बहस रहेगा और आर्मी चीफ की तरफ से दिए गए तालिबान के बयान और साबिक वज़राए आला की तरफ से दिए गए रिएक्शन के साथ साथ तज्ज़िया निगारों के तबसरे भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ बराबर हमारे साथ रहेगा और आपका फीडबैक हमारे लिए मशल रहा है, वो साथ साथ आप देते रहिए। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं, इसलिए उम्मीद है कि आपका साथ हमारे साथ रहेगा। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खबर से कि कल मरकज की तरफ से पेश करदा मसवदा कानून जो लोकसभा के अंदर पास किया गया था, उसे बाज़ाब्ता तौर पर कल राज्यसभा में भी बहस तमहीज़ के बाद पास किया गया। 10% रिजर्वेशन कोटा का मामला जो मरकजी हुकूमत ने लोकसभा के अंदर पहले रखा था और वहां पर भारी अक्सरियत से इसको कामयाबी हासिल मिली। और कल का दिन जो था वो राज्यसभा के लिए काफी अहम था और कल जो ही ये कानून राज्यसभा के अंदर रखा गया तो कल इसके हक में 165 वोट मिले और इसकी मुखालफत में सिर्फ 7 वोट मिले। कल ये देखने की बड़ी बात थी कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिदार एक ही आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए इस बिल को पास करने की बात कह रहे थे, लेकिन साथ साथ जहां एक तरफ से बिल को पास किया गया वहीं पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सियासी दाव खेलते हुए हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि यह बिल उस वक्त लाया गया जब सरकार के पास सिर्फ 80 या 90 दिन बचे हैं और 90 दिन के कम कलील मुद्दत के अंदर इस बिल पर कोई काम नहीं हो सकता है, इसलिए ये एक सिर्फ और सिर्फ सियासी एतबार से बिल है और इससे पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश की जाएगी, वोट को बटोरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस बिल को कल मंजूर करवाया और अब बाज़ाब्ता तौर पर 10% जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन का बिल जो है वो मंजूर हो गया और कल इसे इंतहाई अहम दिन करार दिया हिज़्ब इख्तिदार ने। हिज़्ब इख्तिदार की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने सरकार की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे आहिस्ता आहिस्ता करके उन सभी मामलात को अमली जामा पहनाया गया और जिस तरीके से कानून को मंजूरी मिली है इससे उन लोगों की शिकायत दूर होगी जो पिछले कई सालों से लगातार शिकायत कर रहे थे कि हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। वहीं पर वजीर आज़म ने भी कल इस बिल के पास होने पर अपनी मुबारकबाद जो है वो दोनों ऐवानों को दी और उम्मीद जाहिर की कि मुल्क के अंदर जिस निज़ाम को मुतारफ किया जा रहा है उस निज़ाम से मजीद बेहतरी हो। यानी कल का दिन पार्लियामेंट के हवाले से काफ़ी अहम माना जा रहा था। अब ज़रा आज के दिन के हवाले से बात करें क्योंकि आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़र रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला आज चलने जा रहा है वो है बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सुनवाई शुरू करेगा। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की समाअत होगी और ये केस जो है ये इसलिए अहम है क्योंकि कल हमने बताया था कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब ने पूरे बेंच का क़याम अमल में लाया, कानूनी बेंच को बनाया, आईनी बेंच को बनाया था और आज 10:30 बजे ये मामला जो है उनकी नोटिस में सामने रखा जाएगा और देखना होगा कि क्या डे टू डे हियरिंग होगी या रूटीन मैटर में इस केस को लिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की जहां तक हम बात करें जो 10:30 बजे आज केस होना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब इसकी सदारत करेंगे बेंच की और 14
अपीलें जो है वो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो है वो सामने रखी गई हैं। जो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके रद्द अमल में 14 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिन पर आज सुनवाई होनी है। अब देखना होगा अगर डे टू डे सुनवाई होती है तो मामला कुछ और नवीयत की ओर जाएगा, और अगर तारीख लगती है तो मुल्क के अंदर आज पूरे दिन सियासत कुछ और भी होगी। लेकिन सुबह से क्या कुछ लोगों का मानना है, अयोध्या के अंदर मुसलमानों का और हिंदुओं का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाएंगे, और साथ साथ वकला इसको किस तरीके से देखते हैं। फटाफट जरा इन तीनों रिएक्शंस पर एक नजर डालते हैं। नाम को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, संस्कृति को पढ़ें, तब बैठकर पांचों जज पंच परमेश्वर के रूप में बैठे। और मैं चाहता हूं कि माननीय जज गोगोई जी, जो हमारे आसाम के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो कांग्रेस की ओर मत देखें, वो सपा बसपा की ओर मत देखें, कम्युनिस्ट की ओर मत देखें, वो अयोध्या की ओर देखें, रामलला की ओर देखें, वो चीन की ओर मत देखें, भारत की ओर देखें। तब भारत के इतिहास की जानकारी होगी और तब अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण का निर्णय होगा। और दुनिया की कोई ताकत, क्या किसी जज में हिम्मत है रामलला की मूर्ति को हटा दे? क्या कोई जज कह सकता है कि रामलला का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था? क्या कोई जज कह सकता है कि बाबर कभी अयोध्या आया? जब बाबर कभी अयोध्या नहीं आया तो बाबर के नाम पर मस्जिद कैसे हो सकती है? और कुरान में लिखा है किसी व्यक्ति के नाम पर मस्जिद खुदा स्वीकार नहीं करता, वो इस्लाम के नाम पर। मैं चाहता हूं सांप्रदायिक सद्भावना के लिए इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, कुरान की आयतों के अनुसार अयोध्या से बाहर कहीं मस्जिद बने, अयोध्या में जहां रामलला विराजमान वहां मंदिर बने। देखिए, हम तो ये चाहते रहे, आम मुसलमान भी चाहता रहा, हिंदू पक्षकार हो, मुसलमान पक्षकार हो, यही चाहता रहा कि सुनवाई शुरू हो। जो सुनवाई कल 10 तारीख है, सुनवाई शुरू होने जा रही है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बहुत अहम फैसला है, क्योंकि हमारे यहाँ कमेटी का गठन भी हो गया है। 5 जज इसकी सुनवाई करेंगे। हम भी यही चाहते रहे कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छी बात, उतना ही अच्छा काम। सुनवाई शुरू हो रही है, हम उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सुनवाई शुरू हो, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होना चाहिए। क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, हम कोर्ट से हमेशा उम्मीद रखते हैं। कोर्ट से तो पूरा हिंदुस्तान उम्मीद रखता है, क्योंकि कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पर चलता है। जहां सबूत होगा वह फैसला उसी के हक में आएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। जात की बात नहीं होती है। कोर्ट जो है जात पात पे नहीं चलता, जो कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है। हम ये चाहते हैं कि इसकी सुनवाई कोर्ट करे, आज करे, अभी करे, लेकिन कोर्ट इसका फैसला दे। क्या लगता है कि अब उम्मीद आपकी जग गई? सुनवाई हमारी भी रही है। 1986 में जब हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था तो उसमें ये लिखा था कि साहब इस मुकदमे का फैसला 6 महीने में करवा दिए। उसके बाद हाईकोर्ट में भी एप्लीकेशन दी 89 में, जब हाईकोर्ट में मामला आया, मगर हमारी एप्लीकेशन पर कोई जल्दी नहीं हुई। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील आए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और उन्होंने एप्लीकेशन दी कोर्ट में और हमने भी उसको सपोर्ट किया, तब कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग की थी। तो डे टू डे हियरिंग इतनी आसान नहीं होती है। अब इस कोर्ट में मोदी जी को दरख्वास्त दिलवाएं और वो उसमें रीज़न लिखे कि हाँ इसको जल्दी सुनवाई की जाए। चलिए, ये तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले के हवाले से मुख्तलिफ रिएक्शंस आप तक हम पहुंचा रहे थे। उम्मीद करेंगे कि आज जब 10:30 बजे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा, उस वक्त जज साहिबान क्या कुछ फैसला लेंगे, वो पूरी पल पल की खबर जो है आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल 2 बड़ी अहम बातें जो थी वो हमने आप तक रखी है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर जो आ रही है वो वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरहदी तनाव जो है वो बढ़ रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया है और आज भी यह सिलसिला सुबह से लगातार जारी है। पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया है और पिछले 7 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के मुख्तलिफ सेक्टरों के अंदर फायरिंग की जा रही है। गुरपुर, डगवार और इस तरीके के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तान ने पहले आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके बाद रिहायशी इलाकों तक मोर्टर दागे गए और आज सुबह से एक बार फिर खबर है
कि पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू किया है। दिफाई और अस्करी ज़राया के मुताबिक फायरिंग का माकूल जवाब वापस भी दिया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में अगर बात करें तो नए साल के ये 10 दिन गोलीबारी में ही लोगों के लिए बीते हैं और कोई भी किसी किस्म की राहत इन लोगों को अभी भी नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुंछ के माल्टी सेक्टर में आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से एक बार फिर गोलीबारी की गई है, जिससे एक बार फिर, हालांकि पिछली रात की बात करें तो लोगों ने आराम की नींद तो उनको मिली, लेकिन जैसे ही सुबह आंख खुली तो एक बार फिर गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 8 दिनों की बात करें तो 7वीं बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया है। कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है और साथ ही साथ बाजारों में कई जगहों पे शेल्स पड़े हैं। और आसिफ हमारे साथ इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से बराह रास्त जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास है? लगातार पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है और आज सुबह से एक बार फिर खबर है कि पाकिस्तान ने मोर्टार गोले दागे हैं। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास है? और फिर नाजंग माहिदे की खिलाफवर्जी करते हुए दगवार सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जो कि जिसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई, मगर इस गोलाबारी से पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों में डर व खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से नए साल के आगाज के साथ ही गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया गया था, जिसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। क्योंकि कल पाकिस्तान की जानिब से नौशहरा के कलाल सेक्टर में भी गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया गया था और आज सुबह एक बार फिर पाकिस्तान ने नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ के दगवार और माल्टी सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिससे पूरे इलाके में डर व खौफ देखने को मिल रहा है। अगर हम नए साल के आगाज की बात करें तो नए साल के आगाज के साथ ही पाकिस्तान ने 2016 और 17 जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जब पाकिस्तान की जानिब से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी की जा रही थी और 2019 के आगाज के साथ ही ऐसे हालात नजर आ रहे हैं जैसे 2016 और 17 में पाकिस्तान की जानिब से लगातार थे कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ फौजी चौकियों को भी निशाना बना के गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों में डर व खौफ देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों में शेलिंग भी हुई है, तो इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ लोगों के लिए कोई जरूरी हिदायत जारी की गई हैं? जी आसिफ जी, इंतजामिया की जानिब से पहले ही इन इलाकों में हदायत जारी कर दी गई है कि अगर इन इलाकों में गोलाबारी का सिलसिला शुरू होता है तो लोग अपने घरों में ही रहें, बाहर ना आए, क्योंकि इन इलाकों में बंकर नाम की कोई चीज तो अभी तक तैयार नहीं की गई, इसलिए लोगों को इसी तरह की हदायत दी गई है। ये हदायत पिछले 2 या 3 वर्षों से लगातार इसी तरह से दी जा रही है, क्योंकि इन इलाकों में अगर बुनियादी सहूलियात की इंतजामिया की जानिब से अगर हम बात करें तो ना के बराबर है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से सिर्फ इन इलाकों में ऐलान ही किए जाते हैं। अगरचे अगर स्कूल बहाल हों तो उस दौरान ये ऐलान किया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के स्कूलों को बंद कर दिया जाए और लोगों को इतना कहा जाता है कि अपने घरों में महफूज रहें। क्योंकि हमने इस इलाके में दौरा भी किया था, हमने खुद भी देखा था जमीनी सतह पर हालात कैसे नजर आ रहे हैं और वहीं इंतजामिया का यही कहना था कि अगर ऐसे हालात में कोई जख्मी हो जाए या किसी को निकालना हो जख्मी को, तो उसके लिए एक आम एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो महफूज नहीं। क्या कुछ हालात है? वहां से भी खबरें मिली हैं कि वहां पे भी कल पूरे दिन गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा। जी, कलाल में भी कल पाकिस्तान की जानिब से दोपहर को गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया गया, जो वक्फे से बढ़ते बढ़ते कलाल के पुखरनी तक पहुंचा और उसमें किसी भी जानी नुकसान की खबर वहां से भी नहीं आई। मगर इस इलाके में भी डर व खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2016 और 17 का सबसे ज्यादा मुतासर इलाका यही रहा है कलाल, जहां से लोगों ने भारी तादाद में हिजरत करके नौशहरा की तरफ कूच की थी, क्योंकि इस इलाके को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया जा रहा था लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर जो आ रही है वो पुंछ सेक्टर से आ रही है, जहां पर माल्ची सेक्टर और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला आज सुबह से एक बार फिर शुरू किया गया है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है और दिफाई और अस्करी ज़राया के मुताबिक पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब भी दिया जा रहा है और सरहद पार से मौसूला इत्तलात जो मीडिया खबरें आ रही है वो यही बता रही है कि सरहद पार भी दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरहाल खबर सरहद के बाद जरा एक बार फिर रियासत जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर की खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे थी नजर कल भी पूरे दिन, क्योंकि कल रिसेटलमेंट बिल रिसेटलमेंट एक्ट 1982 का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, जिस पर हमने कल भी बात की थी और हमने आपसे कहा था कि कल इस पर हियरिंग होनी है। और कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब ने फिलहाल इस मसले को इल्तिवा में डाल दिया है और ये कहा है कि जो
शोएब आलम जो सरकार की तरफ से, रियासती सरकार की तरफ से वकील वहां पर थे, जो दरख्वास्त उन्होंने दी थी कि इस केस की समाअत को टाल दिया जाए और तब तक टाल दिया जाए जब तक रियासत के अंदर मुकम्मल तौर पर अवामी हुकूमत ना बने। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस दरख्वास्त को मानते हुए फिलहाल इस केस को टाल दिया है। कल रंजन गोगोई, एलन राव, एसके कोल साहब की सदारत में एक मीटिंग, ये इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ था, जिसमें यह फैसला लिया गया कि फिलहाल इस केस की समाअत जो है वो टाल दी जाएगी और चीफ जस्टिस प्रॉपर टाइम पर इसको एनालिस्ट दोबारा करेंगे, यानी वही फैसला सुनाएंगे कि कब इस केस को दोबारा सुनवाई होगी। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है, PIL दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था जम्मू कश्मीर सेटलमेंट एक्ट 1982 को कलअदम करार दिया जाए। फिलहाल क्या कुछ वहां पर भी होगा, बात करेंगे हम उस दिन जिस दिन ये दोबारा केस जो है वो लिस्ट होगा। अब जरा बात करते हैं सियासत से हटकर कुछ और मामलात की, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और खवातीन की इज्जत को महफूज बनाने के हवाले से यहाँ पर बड़ी बातें तो जरूर होती हैं। और साबिका रियासत की वजीर आला जो खुद खातून भी थी, उन्होंने ताल ठोक कर इस बात को कहा था कि रियासत के अंदर खातून बहिफाजत है, सलामत है। अगरचे एदाद शुमार को आप दीगर रियासतों के साथ जोड़कर देखेंगे तो रियासत के अंदर खातून खाना जो है वो महफूज तो है, काफी ज्यादा महफूज है, लेकिन जो एदाद शुमार प्रेजेंट डिपार्टमेंट के सामने आए हैं उन्होंने सबको होश उड़ा दिए हैं। जरा से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि हर 48 घंटों के बाद एक का अटेम्प्ट रेप होता है, असमत रेजी का मामला पेश आता है। हर 48 घंटे के दौरान एक खातून की असमत रेजी का वाकया पेश आता है और कुल मिलाकर अगर देखें तो 1000 केसेस जो है वो सामने आए हैं साल 2018 में। पुलिस की नोटिस में जो केस लाए गए हैं साल 2018 में वो 1000 के करीब केसेस हैं, और जिससे ये साफ होता है कि हर 48 घंटे के दौरान एक आदमी, एक औरत का जो है वो रेप हो रहा है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। एज पर द ऑफिशियल फिगर जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं उसमें यही चीज सामने आ रही है कि पुलिस डाटा बताता है कि 116 केसेस जो थे वो डिस्पोज ऑफ किए गए, 26 केसों के अंदर फिलहाल अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और सबसे बड़ा केस अगर हम साल 2018 का देखें तो वो उस गैंग रेप से सामने आया था जो कठुआ के अंदर हुआ था। उसके बाद 9 साला बच्ची की असमत रेजी और कत्ल हुआ था। उड़ी के अंदर एक और वाकया पेश आया था, काफी दिल दहला देने वाला वाकया था। उसके बाद और भी कई इलाकों से खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और असमत रेजी की वारदातें जो है वो रोनुमा हुई हैं और उस सिलसिले में केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। जराया से जो हमारे पास खबर आ रही है और जो बातें सामने आ रही है उसके पीछे 2-3 चीजें हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि ये रेशियो जो है, ये शरह जो है ये और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रियासत और वादी के अंदर जो हालात है उसमें खातून खुलकर बात करती नहीं है, इसलिए बहुत से केसेस जो है वो दब जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी मामलात है इसके साथ जुड़े हुए जो ये बताते हैं कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो पुलिस तक ही नहीं पहुंचते हैं और खुद ही अहले खाना उसको आपसी मामला समझकर उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। यानी वादी जिसे पिरवर, रिश्वर, मुनियों और पीरों की सरजमीन कहते हैं, अगर वहां पर भी इस तरीके के इंसिडेंट्स होंगे तो बड़ा सवाल हमारे सामने है कि हमारी रियासत और हमारी पूरी सकाफत जो है वो कहां पर है और हम कहां की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ मारूफ सियासी कारकुन और इंसानी हकूक कारकुन एडवोकेट नीलोफर और हाईकोर्ट के अंदर जो बराह रास्त इन सभी मामलों पर नजर रखती है, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुकी है। एडवोकेट नीलोफर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला औरत का है, मामला हमारी बेटी, बहन, बच्ची का है, क्योंकि मामला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हर 48 घंटे के दौरान एक खातून की असमत रेजी होती है रियासत के अंदर। और अगर ये ट्रेंड में दीगर रियासतों के साथ जोड़कर देखूं तो थोड़ा सा कदरे बेहतर यहां पर है, लेकिन जिस माहौल में हम पले थे, जिस फिजा में हम बढ़ रहे हैं आगे, उस फिजा में और उस माहौल में अगर इस तरीके की खबर आएगी तो कहां पर हमारी सोसाइटी को आप देख रहे हैं और कहां पर पूरे सिस्टम को आप देख रहे हैं। शुक्रिया गौहर साहब, मुझे बोलने का मौका दे दिया आपने।
آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی ایک رپورٹ ایکسل شیئر میں آئی ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2017-2018 میں لگ بھگ جو تعداد ہے ریپ کیسز کی وہ 465 رجسٹر ہوئی ہے ڈفرینٹ پولیس اسٹیشن جو JNC کو پرٹین کرتے ہیں. آؤٹ آف دوز کیسز ہم نے دیکھا کہ کپواڑہ، بارامولہ، بڑگام، اننت ناگ ان میں کافی ایسی تعداد ہے ان کیسز کی جو 100 کو پار کر رہی ہے. تو آج کی ڈیٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں لگ بھگ 2200 کیسز ایسے ہیں جو پینڈنگ ہے ابھی، جن کی سنوائی تو ہو رہی ہے لیکن وہ اختتام پر ان کی ٹرائل نہیں ہوئی ہے. تو شارٹیج آف سیشن کورٹس بھی ہے، فاسٹ ٹریک کورٹس جو آلریڈی کچھ ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں ہماری ریاست میں، اور کچھ 4 کے قریب جو ہے فاسٹ ٹریک کورٹس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے لیکن وہ فنکشنل ابھی نہیں ہے. تو ضرورت ہے یہ دیکھنے کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے دن بدن بڑھ رہی ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہوگا لاسٹ ٹائم بھی فاکسو جو تھا ایک ایکٹ ہمارا بچیوں کو لے کر وہ بھی پاس ہوا جس میں ڈیتھ سینٹینس کا جو پنشمنٹ تھا وہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ دے دیں گے جن کا جو سیکشول اسالٹ کا شکار کرتی ہیں 12 سال کی عمر کی جو بچیاں ہیں ان کو شکار بناتے ہیں اس چیز کا. یہ چیزیں ہو کر بھی تو ضرورت ہے کہ جو ڈسپوزل آف کیسز ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کٹھوا میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا لاسٹ ٹائم، اب سال سے زیادہ ٹائم ہونے کو آیا لیکن ابھی تک بھی اس کا جو ڈسپوزل ہے ہمارے سامنے نہیں ہے. تو جہاں پر ایک فوکس ہم نے اس کیس پر اتنا کیا کہ انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ ہو، اس کا چالان بھی پیش ہو، اس کے وٹنسز بھی آ جائیں، ہم نے اس کو ٹرانسفر بھی کیا اس وجہ سے تاکہ ایک وہ پولیٹیکل ہاتھ جو ہے وہ بھی اس سے باہر آ جائے. ایون دین دیٹ واز ناٹ ڈسپوزڈ آف ٹل ڈیٹ. تو کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم میں بھی کمی ہے کہ ایسے کیسز جب آ جاتے ہیں تو ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس کا جو ڈسپوزل ہے جلد سے جلد، بیکاز اٹ میں افیکٹ ایز اے ڈیٹرنٹ ان دا ہول سوسائٹی آلسو. تو وہ چیز بھی نہیں ہے. تو ضرورت ہے مورل اور ریلیجس ٹیچنگس کی آج کی ڈیٹ میں بہت ضروری ہے. ایک کانفلکٹ زون میں ایک بچے کا جو ذہنی توازن ہوتا ہے یا بڑا ہے اس میں یا چھوٹا ہے آلریڈی افیکٹڈ ہے، اسٹریسڈ ہے، تو ان چیزوں سے اس کو باہر نکالنا ہے. ایک انوائرمنٹ اس کو دینا ہے جہاں وہ مورلی اور اسپرچولی ریلیجسلی گرو کرے. تو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ لوگوں کو، سوسائٹی کو اویئر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا سٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں؟ تاکہ ہم نے کئی ایسے کیسز بھی دیکھے جو ریموٹ ایریاز میں ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. لوگوں کو قانون کے پرتی اویئر کیا جائے، اس کے لیے کیا کچھ اقدامات ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں ہم نے اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے. ایک اویئرنیس ہر لیول پر ہونی چاہیے. بہت سے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹڈ ہے اور جو ان رپورٹڈ بھی ہیں. ہم اس میں ایک سوسائٹی کا اسٹگما دیکھ کر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ماں بیٹی کورٹ میں آئے کسی کے خلاف وہ وٹنس بن کے کھڑی رہے، بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیمورلائز ہر فردر. یہ ہمارا ایک اسٹگما ہے، ایک یہ ذہن ہمارا بنا ہوا. جب تک ہم اس ذہن سے میچوری باہر نہیں آئیں گے، ایک میچورٹی نہیں آئے گی اس لیول کی، تب تک میرے خیال سے یہ کیسز ان رپورٹڈ ہی جاتے رہیں گے. وی نیڈ ٹو گرو سم ویئر. ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو گرو کرنا ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی ہے ان چیزوں کے لیے. تو ایک اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ساتھ میں ہمارے سسٹم کو بھی بدلنا ہے. ان چیزوں کے لیے ہم آواز تو بہت اٹھاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جب ریزلٹس کا ٹائم آتا ہے ہم ریزلٹس دینے میں پچھڑ جاتے ہیں پیچھے. تو ایک ایسا سسٹم جو ہے ہمارے پاس لیکن سکھ ہے کہیں نہ کہیں، اس کو ہمیں ریزلٹ اورینٹڈ بنانا ہے. جب تک وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگا تو ایک وہ ڈیٹرنٹ، ایک وہ پنشمنٹ لیول جو میں سوچتی ہوں آج کی ڈیٹ میں ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. چلیے بہت شکریہ ایڈوکیٹ نیلوفر صاحبہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. سسٹم کے اندر بھی کچھ کوتاہیاں ہیں جنہوں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی اس معاملے پر سختی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری خاتون خانہ جو ہے وہ بحفاظت رہ سکے. کیونکہ اگر یہاں پر بھی اسی طریقے کا ماحول بنا، یعنی ریاست کی جموں کشمیر کے اندر بھی اسی طریقے کا ماحول بنا، تو شاید شرم سے سر ہمارا بھی جھکے گا اسی طریقے سے جس طریقے کے دلی کے اندر لوگوں کا سر جھکتا ہے، کیونکہ ہر دن وہاں اس طریقے کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. بہرحال بڑھتے ہیں اپنی ایک اور خبر کی اور خبر کافی اہم ہے اور بات جو کریں گے وہ IAS ٹاپر کی کریں گے. جی آصف. بالکل، IAS آفیسر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال 2009 بیچ کے IAS ٹاپر ڈاکٹر شاہ فیصل، کوئی اس نام سے دور نہیں، کوئی ایسا بچہ نہیں جو اس نام کو نہ جانتا ہو. اس بڑے نام نے آخر سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر کل کی بات کریں تو پہلے یہ اٹکلیں لگائی جا رہی تھی، یہ قیاس لگائے گئے
कि डॉक्टर शाह फैसल जल्द ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह सारे इंतजार कर रहे थे इस बात का, लेकिन जैसे ही देर शाम ये खबर आई और कई लोगों के ये खबर सुनकर होश उड़ गए, तो कई लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम भी किया। डॉक्टर शाह फैसल जिनने पहले एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सियासत का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, और बाद में उनका एक ट्वीट भी सामने आया। न्यूयॉर्क से वापस लौटते ही 2010 में मुल्क की सतह पर IAS में अव्वल नंबर रहने वाले डॉक्टर शाह फैसल ने 8 साल बाद ही ब्यूरोक्रेसी से मुस्तफी होने का मन बना लिया है। उन्होंने बताया कि वो कश्मीर में बेतहाशा कत्लेआम के खिलाफ एहतिजाजन मुस्तफी हुए। 2010 के IAS इम्तिहान में पूरे भारत में अव्वल नंबर पर रहकर तारीख रकम करने वाले जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर शाह फैसल ने समाजी राब्तागाह फेसबुक पर लिखा कि भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों की जिंदगियों को हिंदुस्तान बुनियाद परस्त ग्रुपों ने अजीरन बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अब भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी माना जाता है। डॉक्टर शाह फैसल का फेसबुक पर मजीद लिखना है कि भारत में बढ़ती अदम बर्दाश्त और नफरत अंगेजी के बाद जम्मू कश्मीर को हासिल खसूसी आईनी पोजीशन पर भी हमले जारी है, जबकि कश्मीर में कत्लेआम का बाजार गर्म है। डॉक्टर शाह फैसल ने लिखा कि मरकजी सरकार के पास कश्मीर के हवाले से कोई सियासी पॉलिसी नहीं है, मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। डॉक्टर शाह फैसल कोट अनकोट करके मैंने ये सारा पढ़ा है। इसके फौरन बाद उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये एक अच्छा कदम भी है कि सियासत के अंदर कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आइकन है, और एक गलत रुझान ये भी है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से काबिल अफसर बाहर जा रहा है। हमारे साथ तजिया निगार और कलमकार और साबिक IAS अफसर के भी जंडियाल साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ साथ हमारे साथ तारिगामी और डॉक्टर शहजाद मलिक साहब भी जुड़ेंगे जिनसे हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल जंडियाल साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बेतहाशा हिलाकतों और मुसलमानों की हालात इज़हार के खिलाफ डॉक्टर शाह फैसल मुस्तफी हुए हैं, उनका ये मानना है। आपका पहला रिएक्शन, आप भी साबिक IAS अफसर रह चुके हैं और रियासत के हालात को बगौर देखे हैं, डॉक्टर शाह फैसल के फैसले को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये उनका अपना एक व्यू है जिसे आई थिंक ही इज एंटाइटल्ड टू हैव दिस व्यू, उनका है, लेकिन जो हालात हैं वो तो हर एक के सामने हैं और आज के नहीं है, पिछले 30 सालों से ये हो रहा है और इसमें कभी गिरावट आती है, कभी ये ज्यादा किलिंग हो जाती है, अनफॉर्चुनेट है। तो ये उन्होंने जो फैसला किया और जो उन्होंने कहा किलिंग खत्म नहीं हो रही, ये सही है और इस पे तो मेरा ख्याल है कि उनका अपना व्यू है, ही इज एंटाइटल्ड टू व्यू। और क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट थे और ब्यूरोक्रेट में जो नॉर्मल में एक सर्विस कंडक्ट रूल के वो दायरे में रहना होता है, तो उसको वो समझते होंगे कि जो मेरे ख्यालात हैं उसमें मैं ये फिट नहीं बैठ पाता, तो उन्होंने इस पर एक फैसला किया अपना। काफी बोल्ड डिसीजन है उनका। जंडियाल साहब, एक चीज उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट जो अब उन्होंने लिखी कल, उसमें शेयर की है कि इंटॉलरेंस का एक बार फिर से मुद्दा उठा है। तो कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ वक्त से मुल्क के अंदर और रियासत के अंदर ये जो तमाम चीजें इंटॉलरेंस की इस मुद्दे को जो एक हवा मिली है, क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को अब जो है संजीदगी से लेने की जरूरत है? यहाँ तक कि आज एक IAS ऑफिसर को ये कहने की जरूरत पड़ी और वो भी अपने पद से इस्तीफा दे रहा है, सिर्फ इंटॉलरेंस और दीगर तमाम हालात को देखते हुए। लेकिन जो शाह फैसल थे, मेरे हिसाब से जब से वो आए फर्स्ट टॉपर थे और ही वाज ए आइकॉन और प्राइड ऑफ JNK एज फार एज ब्यूरोक्रेसी वाज कंसर्न्ड एंड ही वाज फर्स्ट टू हैव द टॉप पोजीशन। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ, ही वाज ए रेबेल इन द ब्यूरोक्रेसी। तो वो जो ब्यूरोक्रेट थे तब भी वो मैं ख्याल वो जो सर्विस कंडक्ट रूल के दायरे से हट के अपनी ओपिनियन देते आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने कभी सोचा भी कि एक्शन लिया जाए, लेकिन वो ले नहीं सके, शायद इसलिए भी कि एक्शन लेते तो इसका ज्यादा रिएक्शन होता पॉलिटिकली भी और दूसरी लोगों पे भी जाता, तो
वो मेरा ख्याल है कि वो डिफेंस, यानी ये माना जाए कि आजादी से वहां फैसले नहीं लिए जा सकते। नहीं, मैं कंप्लीट। और बाकी ये रहा उनका ये कहना कि इंटॉलरेंस है हिंदुत्व के कारण 20 करोड़ जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में वो मार्जिनलाइज हो चुके हैं, ये उनके पर्सनल हो सकता है। आई डोंट शेयर हिज व्यूज। ठीक है, मेरे हिसाब से जंडियाल साहब एक चीज पर आपसे और बात करना चाहूंगा। मैं कहूंगा हिंदुस्तान में जो आजादी है बोलने की, और आप देखिए हर जगह पर, किसी जगह पे आप पार्लियामेंट में ले लीजिए, जब पार्लियामेंट के बाहर ले लीजिए, हमारे कम्युनिकेशन चैनल जो हैं, टेली कम्युनिकेशन हो, चाहे जो हमारा टीवी हो, मीडिया हो, हर एक को आजादी आप बोलते हैं, किसी एक जो रन डाउन करते हैं, यहाँ तक कि आप मुल्क को भी रन डाउन करते हैं, वो भी आप बर्दाश्त होता है। तो बाकी ये रहा अगर उनका इशारा जो कुछ मुस्लिम मारे जाते हैं गौ रक्षक के कारण, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट वो उस पर सब कुछ दारोमदार नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जंडियाल साहब एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ से वो कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, वो काफी मायूस हुए हैं। दूसरी तरफ से पॉलिटिक्स का दरवाजा खटखटा रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, सिस्टम से नाराजगी भी है और पॉलिटिक्स में जा भी रहे हैं, तो ये कैसा मामला चलेगा फिर? ये देखिए उनका अपना पर्सनल व्यू है कि मैं ब्यूरोक्रेसी में रहकर शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे ख्यालात हैं, जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं उनके हैं आइडिया, जो जब मैंने कहा ना वो रेबल थे ब्यूरोक्रेसी में, जो अपने आप के वो उस बंधन को तोड़ के, उसको जो दायरा में थे उसको उन्होंने अपना वो एक जो अपने आप को कंडक्ट रूल के तोड़ा, और वो बड़े समुद्र में उन्होंने जंप कर रहे हैं। लेकिन वो वहां पर जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो हर चीजें वो कही जाती हैं, सेपरेटिज्म की बात भी होती है, आप दिल्ली के खिलाफ भी बोलते हैं। अब देख लीजिए दोनों पार्टीज के लीडर जो हैं हमारे मेन स्ट्रीम पार्टीज के, और वो भी इंडिया बैशिंग भी कर लेते हैं, इंडिया के हक में भी बोलते हैं, तो वो हर चीज मुमकिन होती है पॉलिटिक्स में, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी में शायद जब आप करते हैं तो उसमें वो पॉसिबल नहीं है। तो उनका ये ख्याल होगा कि मैं एज ए पॉलिटिशियन में ज्यादा लोगों को सर्व कर पाऊंगा, अपने लोगों को। बहुत शुक्रिया केवी जंडियाल साहब हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन करने के लिए और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शहजाद मलिक वाइस चांसलर साईनाथ यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाह फैसल साहब के फैसले को आप कैसे देखते हैं, और जो अल्फाज वहां लिखे जा रहे हैं जिस पर काफी ज्यादा अब सियासत मुल्क के अंदर तेज हो रही है, उन्हें, उन खदशात, उन जज्बात को आप कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आज ये कहना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया है कि अब रियासत के हालात सिर्फ वही इंसान सुधार सकता है जो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि अब ये सबको मालूम हो चुका है कि इस वक्त जो हालात हैं वो बगैर किसी इनकलाब के सुधारे नहीं जाने वाले हैं, सुधरने वाले नहीं हैं। यही चीजें शाह फैसल ने जब देखी तो उन्होंने ये महसूस किया कि अब यहाँ के हालात सियासत में आकर ही ठीक हो सकते हैं। और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ उनको, ऐसे इंसान के लिए जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर ये साबित किया है कि अब यहाँ की खिदमत सियासत में आकर ही की जा सकती है। और बड़े गौर और फिक्र की बात यह है कि इस वक्त एक IAS टॉपर इस्तीफा देता है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। तो शाह फैसल साहब को हम पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से और खासकर खित्ता पीर पंजाल की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ के हालात को समझा, यहाँ के नौजवान की आवाज को समझा, और ये पुराने सारे सिस्टम को समझने के बाद एक इंसान कुर्बानी देकर अगर आगे आ रहा है, तो मैं नौजवानों की तरफ से और खित्ता पीर पंजाल की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। शहजाद मलिक साहब, क्या आपको लगता है जिस तरीके से शाह फैसल साहब ने IAS स्टॉप करके एक मिसाल पेश की थी, एक नज़ीर पेश की थी, और जिसको देखते हुए आज तक भी लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और काफी इम्तिहानात में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सियासत में कदम रखने से एक नया दरवाजा मेन स्ट्रीम के लिए खुल सकता था, जो अभी तक खुद को इरेलीवेंट महसूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, मैं ये चीज क्लियर यही कहना चाहूंगा कि आप ये देखें कि शाह फैसल जैसा इंसान अगर कुर्बानी दे सकता है, तो हम नौजवान जो आज तक खित्ता पीर पंजाल के हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि सब नौजवानों को इससे सबक लेना चाहिए, और शाह फैसल को हम अपना सितारा समझते हैं और शाह फैसल को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, और शाह फैसल के साथ में खित्ता पीर पंजाल का हर नौजवान खड़ा होने के लिए तैयार है।
जो भी हमने पढ़ाई की या आज तक हम पोस्टों पे पहुंचे वो अपने घर के लिए महदूद नहीं रखी। शाह फैसल साहब ने भी तो हम नहीं रखना चाह रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद शहजाद मलिक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खदशात बराबर अभी भी है, लेकिन सवालात भी काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि डॉक्टर शाह फैसल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और माना जा रहा है कि कल बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीखे और खट्टे मीठे सवालों का जवाब शाह फैसल ज़रूर देंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के दिए गए बयान की और साबिक 2 वजीर आला के तरफ से रद्द अमल के हवाले से, और साथ साथ कोशिश करेंगे कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी जुड़े जिनसे हम रिएक्शन लेंगे कि किस तरीके से वो इस पूरे मामले को देखते हैं। मिलते हैं छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। टी वैली, जो पल भर के लिए ही सही बातों को भुला दे। टी वैली, ट्रूली ओरिजिनल। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीकी मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। फास्टर है तो है 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप, लिव फास्ट इन्वर्टर और बैटरी। फास्टर है तो है टी वैली, जो पल भर के लिए ही सही बातों को भुला दे। टी वैली, ट्रूली ओरिजिनल। फास्टर है तो है 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप, लिव फास्ट इन्वर्टर और बैटरी। फास्टर है तो है सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बेतहाशा हिलाकतों और मुसलमानों के हालात इज़ार के खिलाफ डॉक्टर शाह फैसल मुस्तफ़ी हुए हैं और उनका ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी में बैठकर वो खिदमत खलक नहीं कर सकते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि अब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। हमारे साथ एमओ तारिक आमिर साहब ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। तारिक आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शाह फैसल साहब मुस्तफ़ी होते हैं, एक आइकन है जम्मू कश्मीर के, उस वक्त सामने आए जब रियासत के हालात खराब थे और उन्हें पेश किया गया एक आइकन के तौर पर, और उसके बाद हमने देखा बहुत से लोगों ने उसी राह को थामा और आगे बढ़े और आज भी बहुत से लोग जो है वो टॉप करते हुए IAS में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के खदशात और ख्यालात का इजहार सोशल मीडिया पर डॉक्टर शाह फैसल कर रहे हैं, उन्हें मोहम्मद जुब तारिक आमिर साहब कैसे देख रहे हैं? चलिए कोशिश करेंगे कि इनके पास दोबारा राब्ता हो, क्योंकि ये मामला काफी बड़ा है। एक तरफ से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं सरकार पर कि सरकार के पास कोई विजन और पॉलिसी नहीं है केंद्र के पास, और मरकज के अंदर कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो एलिनेटेड फील कर रहा है। वहीं पर अब बात यह भी आ रही है कि उम्मीद है कि सही सियासी फैसला लेंगे। मीरवाइज उमर फारूक का ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सही सियासी फैसला लेंगे। तारिक आमिर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर शाह फैसल साहब के जाती डिसीजन तो उनका है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया और ट्विटर पर उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, उन बातों को आप कैसे देखते हैं, उन ख्यालात और जज्बात को आप कैसे देखते हैं और किस तरीके से वो फिट होंगे उस सियासत के अंदर जहां पर वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ कोई पॉलिसी नहीं है और मुस्लिम माइनॉरिटीज के तौर पर कोई स्टेटस नहीं है? देखिए, जहां तक उनके कंसर्न्स का ताल्लुक है, दो राय नहीं, और वजह है उनका ये जो रद्द अमल। लेकिन हमारी नजर में अब कहां जाना है, या ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहकर भी हमारी जो उम्मीदें थी उनके साथ वाबस्ता, वो यही कि शायद
काफी कमी है ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे अशखास की जो एक सिमत दे पाए, जो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए डिलीवरी के सवाल को लेकर और राहत देने के सवाल को लेकर। देखिए, फाइनली ही हैज बीन ए ट्रेंड सेटर हमारी रियासत के अंदर। तो लाजमी तौर पर जहां पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की जरूरत है, वहां पर जो हमारा ढांचा सांचा है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी काबिल लोगों की जरूरत है, दर्ज दिल रखने वालों की जरूरत है। बहरहाल ये तो जहां तक खिदमत करने का ताल्लुक है, कंट्रीब्यूट करने का ताल्लुक है, ये कई लिहाज से मेरी नजर में जहां वो थे वहां भी मुमकिन था, हत्ता कि कशमकश से गुजरना पड़ना जरूरी था और दिक्कतें आनी थी, लेकिन दिक्कतों का मुकाबला करना मेरी नजर में मुनासिब था। लेकिन जहां अब वो जा रहे हैं सियासत के मैदान में, वो समझें कि वहां दिक्कतें नहीं हैं, बल्कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं। और अब और एक सवाल पैदा हो रहा है कि सियासत एक जनरल टर्म नहीं है, इसको जनरलाइज करना सिर्फ कि सियासत अच्छी हो जाएगी, सियासत में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, वजह है उस लिहाज से। लेकिन ये भी मेरा सवाल है कि सियासत में कई सिमतें हैं, कई ट्रेंड्स हैं, कई रुझान हैं। ये भी रुझान है मुल्क के अंदर एक तानाशाही, एक तंग नजरी की फिजा को प्रमोट किया जा रहा है। वो भी एक खास सियासत है और ये भी एक खास सियासत है जिसने जम्मू कश्मीर को एक दलदल में फंसा दिया है। ये भी एक सियासत है जो आज तक इस दलदल से निकलने के लिए जो जरूरी था राहें हमवार करना, वो राहें हमवार न कर पाए। वो भी सियासत है। कहाँ जा रहे हैं वो? मेरा मानना है, मेरा दिल है, दिल से मैं उनसे अपील कर लूंगा कि जहां आज जरूरत है अच्छे आदमियों की, अच्छे इंसानों की, कि वो कंट्रीब्यूट कर ले ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में। शाह फैसल यकीनन कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल जरूर कर लूंगा, आज जम्मू कश्मीर के लोग मजबूर हैं, आज उन पर क्या गुजर रही है वो हम सब जानते हैं, काबिल अफसोस है। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा, ये पूरी दुनिया के नक्शे पर नजर डालें, कश्मीर अलग नहीं, अहली ज़र ने निचोड़ के रखा है, अहली ज़र ने इंसान को महरूम कर दिया है अपनी हैसियत से। अहली ज़र ने इस दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को एक जेल खाने में बदल दिया है। कहाँ जा रहे हैं शाह फैसल? उनकी तरफ जिनके पास मायूसी के सिवा कुछ नहीं, उनकी तरफ जो खून पसीना एक करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन खाने के लिए, पहनने के लिए या जिंदा रहने के लिए सिवाय आंसू के और कुछ नहीं। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए तारिक आमिर साहब कि जहां पर वो थे वहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जहां पर वो जाने की कोशिश में है यहां पर काफी ज्यादा मुश्किलें उन्हें आगे आएंगी। लेकिन फिर भी आपको उम्मीद है कि कुछ नई चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मोहम्मद यूसुफ तारिक आमिर साहब। लेकिन जरा फटाफट बात कर लेते हैं अब आर्मी चीफ बिपिन रावत के बयान के हवाले से। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए फौजी सरबराह का मशवरा है। बिपिन रावत साहब ने अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए मशवरा दिया है और कहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात की वकालत की है। कहा तालिबान के साथ बातचीत होनी चाहिए अगर हमने अफगानिस्तान के अंदर पीस स्टेबिलिटी लानी है, और ये पीस और स्टेबिलिटी अफगानिस्तान के अंदर लाने के लिए काफी जरूरी है कि तालिबान के साथ बात की जाए। कहा झूठ फैलाकर कश्मीरी नौजवानों को सख्तगीर बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर तनकीद करते हुए कल ये बात कही गई है। बड़ी फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा कि शिद्दत पसंदी जंग की एक नई सूरत पैदा हो रही है, लिहाजा सख्तगी रोया रखने के लिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात की वकालत की कि तालिबान के साथ बिला मशरूत बातचीत की जाए। एक सोशल पैनल मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा कि शिद्दत पसंदी
जंग की नई सूरत बन गई है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि शिद्दत पसंदी और सख्तगिरी लगातार फैल रही है और तब तक फैली जाएगी जब तक मुल्क इसको पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे। रावत ने कहा कि भारत में अलग किस्म की सख्तगिरी देखी जा रही है और जम्मू कश्मीर के नौजवान गलत इतलात, गलत इंफॉर्मेशन और मजहब के बारे में झूठ फैलाकर सख्तगीर बनाया जा रहा है। फौजी सरबराह ने कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि ये सख्तगीरी फैलाने का मौजब बन रहा है। उनका कहना था कि यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में अब हर दिन तालीम याफ्ता नौजवान अस्करी पसंद बन रहे हैं और फौज के खिलाफ जहर अफशानी कर रहे हैं। गलत प्रोपेगेंडे का जो है असर रियासत के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ही उन्होंने अफगानिस्तान की बात की तो दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो है वो सख्त रॉय इख्तियार करते हुए ट्वीट किए गए हैं। और जनरल बिपिन रावत के अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की वकालत पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपनों के साथ ये मामला क्यों नहीं निपटाया जाएगा, क्यों नहीं अपनाया जाएगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसी तरीके से बातचीत हो और बिला मशरूत मुज़ाकरात हो और जब मुज़ाकरात हो तो उन्हीं पैटर्न्स पर हो जिन पैटर्न पर अफगानिस्तान के अंदर फौजी सरबराह साहब करवाना चाहते हैं। और इसी तरीके का रद्द-ए-अमल जो है वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी दिया गया है और उनका मानना भी है कि पीस के कयाम के लिए, अमन के कयाम के लिए जरूरी है मुज़ाकरात और मुज़ाकरात की जिस तरीके से वकालत अफगानिस्तान के लिए बिपिन रावत साहब कर रहे हैं उन्हें खुलकर जम्मू कश्मीर के लिए भी करनी चाहिए। यानी दोनों साबिक वज़ीर आला ने किसी न किसी तरीके से फौजी सरबराह को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग पॉलिसी और मुल्क के बाहर अफगानिस्तान के लिए अलग पॉलिसी जिस तरीके से अडॉप्ट की जा रही है ये काबिल कबूल नहीं है। ऑपरेशन ऑल आउट पर काफी ज्यादा सवाल जो है वो उठाए गए हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए से रियासत के अंदर हालात बदले नहीं हैं बल्कि बिगड़े हैं। तालिबान से बात तो कश्मीर पर ऑपरेशन ऑल आउट क्यों, उमर अब्दुल्ला का सवाल है और अपने लोगों के साथ मुख्तलिफ पैमाना क्यों, महबूबा मुफ्ती ने भी सवाल उठाया है। हमारे साथ ताहिर चौधरी ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है। ताहिर चौधरी साहब, सीधे से सवाल है, तालिबान के से बात करो तो कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट क्यों, उमर अब्दुल्ला का सवाल है, आपकी तरफ से जवाब और रिएक्शन। डॉक्टर ताहिर चौधरी, आप तक आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे कि डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब के साथ हमारा राब्ता बहाल हो सके। और ये दो अहम सवाल है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पूछा है ऑपरेशन ऑल आउट क्यों, उमर अब्दुल्ला का सवाल, और अपने लोगों के साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती है, महबूबा मुफ्ती का मानना है क्योंकि कल फौजी सरबराह का बयान आया है और ये रायसेना टॉक्स जो है ये हर साल होती है और इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है और उन्हीं बातों में कल आर्मी चीफ की तरफ से ये बात भी सामने रखी गई है। जहां आर्मी चीफ ने इस बात को रखा वहीं पर कल रात देर गए सुषमा स्वराज ने भी अपनी बात सामने रखी और कहा कि दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुषमा स्वराज का बयान भी कल इसी तरीके का सामने आया है और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से ये जो सख्तगिरी है या दहशतगर्दी है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुषमा स्वराज का बयान हमारे सामने था जो हमने आप तक पहुंचाया है। रायसीना डायलॉग जहां पे कल जनरल बिपिन रावत की तरफ से बयान सामने आया है, सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने एक बार फिर कहा कि सोशल मीडिया पर जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिसकी वजह से नौजवानों को गलत रास्ते दिखाए जा रहे हैं, उन्हें झूठ बोलकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर पुलिस चौकियों का भी इस डायलॉग में जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि इन पुलिस चौकियों का मिलिटेंसी कम करने में एक अहम योगदान रहा है, जहां पे उन्होंने आईएसआई की बात की और साथ ही उन्होंने दूसरे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आपको रोक रहा हूं क्योंकि अरुण गुप्ता जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं और रियासत की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। अरुण गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जिस तरीके से आर्मी चीफ साहब ने रायसेना टॉक्स के दौरान अफगानिस्तान पर बात की, लेकिन अफगानिस्तान के सर उन्होंने बात की थी, लेकिन यहां पर फॉर्मर दो चीफ मिनिस्टर्स ने उस बात को अपना रद्द अमल और अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि अगर आप वहां टॉक्स के लिए जब बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं और ऑपरेशन ऑल आउट क्यों, उमर अब्दुल्ला का सवाल है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन।
دیکھیے ایک بات بہت صاف ہے کہ جموں کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ایک ابھن انگ ہے، اور جموں کشمیر کے بارے میں جو بھی کوئی ڈیسیزن لینا ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ یہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ اس پہ ڈیسیزن لیتی ہے. لیکن بہت بڑی سمسیا یہ ہے کہ جو ہمارے پرانے جو ہمارے عمر عبداللہ جی اور محبوبہ جی ہیں، یہ لوگ جب پاور میں ہوتے ہیں تو کچھ اور باتیں کرتے ہیں، باہر آتے ہیں تو کچھ اور باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو صرف ان کا ایک کام ہے، لوگوں کو الجھا کے رکھتے ہیں یہ، تاکہ وہ جو ہیں ان کی باتوں میں الجھے رہیں. لیکن سچائی یہی ہے کہ جموں کشمیر کا ایک ٹائم آ چکا ہے کہ جموں کشمیر میں اب ایک امن ہونا بہت ضروری ہے. یہاں کا یوتھ جو ہے اس کو بالکل تباہ کر دیا گیا، چھوٹے سے یہ پولیٹیکل مفاد کے لیے پورے کے پوری اسٹیٹ کو تباہ کر دیا گیا، ٹورزم سیکٹر کو تباہ کر دیا گیا. ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا، اور یہی بات ہمارا بھارتیہ جنتا پارٹی کا بڑا کلیئر ویو ہے اس چیزوں کے بارے میں. جس طریقے سے بات انہوں نے کہی ہے کہ آخر ٹاکس کیوں نہیں ہو سکتی ہے، فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی بھی اسی پر بات کر رہی ہے، عمر عبداللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور اگر میں تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے شاہ فیصل صاحب کا، ان کا ماننا تھا کہ کوئی پالیسی ویزاویز جموں کشمیر نہیں ہے. ان سبھی چیزوں کو بی جے پی کیسے دیکھتی ہیں اس وقت جب 2019 کے چناؤ ہمارے سامنے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی کی کوئی پالیسی نہیں ہے. بی جے پی کی پالیسی اگر ہے تو تبھی تو چیزیں یہاں تک بڑھی ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ ٹاکس نہیں کر رہے، یا یہ کہہ دینا کہ آپ ٹاکس، دیکھیے ہر چیز کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کہا تو اسی وقت شروع ہو گئے. آپ کو معلوم ہے جب سرکاریں چلتی ہیں، سرکاریں اپنے حساب سے ہر چیز کو دیکھ کے چلتی ہیں. اور جہاں تک بھاجپا کا سوال ہے، بھاجپا کی سرکار کا سوال ہے، ہمارا پورا کا پورا 100% جو ہے دھیان ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جلدی سے جلدی سلجھنی چاہیے. جو بھی ایشوز ہیں اس کو ہینڈل ہونا چاہیے، اور وہ ٹھیک ہے، وہ ہو رہا ہے، ہوگا بھی. چلیے، بہت شکریہ ارون گپتا جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. اب ذرا بات کرتے ہیں جموں کی اور خبروں کی. جی اب رک کر لیتے ہیں. شری ماتا ویشنو دیوی جانے والے یاتریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اسی مہینے کی 14 تاریخ کو ماتا ویشنو دیوی کی جو پراچین سب سے پرانی گفا ہے اس کو کھول دیا جائے گا. اور اگر اس سال کی بات کریں تو اب تک 80 لاکھ سے زیادہ جو شردھالو ہیں، جو یاتری ہیں، وہ وہاں پہ گئے ہیں. حالانکہ جنوری کے مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ موسم میں بدلاؤ کے بعد اور کافی ٹھنڈ رہتی ہے کٹرا میں، اس کے چلتے جو ماتا ویشنو دیوی جانے والے شردھالو ہیں، جو وہاں جانے والے لوگ ہیں، ان کی کافی تعداد کم ہو جاتی ہے. لیکن ایسے میں ایک اچھی خبر ان لوگوں کے لیے ہے، لوگ کم لیکن ماتا ویشنو دیوی کے درشن اب 14 جنوری سے وہ آسانی سے کر پائیں گے، کیونکہ 14 جنوری کو جو پراچین گفا ہے اس کو کھول دیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یاترا میں کافی گراوٹ کے بعد جب جیسے ہی یاتریوں کی تعداد میں کمی آتی ہے، اس کے بعد سے ہی اس پرانی گفا جو ہے اس کو کھولا جاتا ہے اور ان یاتریوں کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے. ماتا ویشنو دیوی جانے والے لوگوں کے لیے اچھی خبر پہلے یہ تھی کہ وہاں موسم کافی سہاونا رہا، اور اب پراچین گفا کو 14 جنوری سے کھول دیا جائے گا. مکر سنکرانتی کے دن اس گفا کو کھولا جائے گا، جو جس دن ماتا ویشنو دیوی کے درشن جو یاتری ہیں وہ کر پائیں گے. چلیے اب ذرا بات کرتے ہیں وادی کشمیر کے موسم کے حوالے سے، کیونکہ محکمہ موسمیات کی ایک اور پیشن گوئی سامنے آئی ہے. وادی کشمیر میں سردی کی لہر برابر جاری ہے. 11 جنوری سے ایک بار پھر یعنی کل سے ایک بار پھر برف باری کا سلسلہ پوری ریاست کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے. پہاڑی علاقوں کے اندر جہاں جم کر برف باری ہونے کی امید ہے، وہیں پر میدانی علاقوں میں بھی برف باری ہو سکتی ہے. اور اس سلسلے میں باضابطہ طور پر صوبائی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے، اور ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر نے تیاریوں کا از خود جائزہ بھی لیا ہے. وادی کشمیر میں جاری سردی کی شدید لہر کے بیچ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 11 جنوری سے برف باری کے دوسرا مرحلہ پیش آئے گا. ادھر گرمائی دارالحکومت سری نگر سمیت وادی بر اور خطے لداخ میں شبانہ درجہ حرارت مسلسل نقطہ انجمان سے نیچے ہی ریکارڈ کیا گیا. شبانہ درجہ حرارت جو نیچے ریکارڈ کیا گیا اس سے ندی نالوں کا پانی بھی جم گیا ہے اور لوگوں کو بھی کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وادی میں منگل اور بدھ کی درمیانی رات شب جو درجہ حرارت ہے وہ کچھ منفی ریکارڈ کیا گیا، اور -3 ڈگری سیلسیس تک شہری سری نگر کا درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. اسی طریقے سے کم درجہ حرارت جو بالترتیب اگر آپ دیکھیں گے -2.2 سیلسیس بھی کچھ علاقوں کے اندر ریکارڈ کیا گیا، اور -9.9 خطے لداخ کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، اور 15
-मनफी 15 जो है वो लेह के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इस शदीद सर्दी के बीच हालात ये है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर बर्फबारी होगी और सूबाई इंतजामिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को भी मुतहरिक कर दिया है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने वाले सभी यात्रियों और सभी लोगों से कहा गया कि वो पहले पुलिस कंट्रोल रूम और ट्रैफिक कंट्रोल रूम डिपार्टमेंट से राब्ता कायम करें और उसके बाद ही रख्त सफर बांधा करें। फटाफट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और खबर है, आसिफ बताएंगे आपको। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जितने भी दूसरे राज्यों से जाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई है और इस छूट में खासतौर से अगर बात की जाए उनके तमाम जो आने जाने के अखराजात हैं, यहाँ तक कि वो अब ये छूट उनकी फैमिली के लिए भी वो अपने परिवार को साथ रख सकते हैं और 2019 और 20 में ये पॉलिसी लागू रहेगी। जम्मू कश्मीर में जितने भी बाहरी राज्यों से जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें जो है सरकार की तरफ से जो पर्सनल मिनिस्ट्री की तरफ से जो आदेश सामने आए हैं उसमें ये कहा गया है कि उनकी जो तमाम तरह के जो अखराजात हैं वो सरकार अब उठाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल नाजरीन, यहाँ पर प्रोग्राम सलाम जेके को यहीं पर रोकना पड़ेगा, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:30 बजे होगी आपसे फिर मुलाकात प्रोग्राम सलाम जेके में, जिसमें हम रियासत और मुल्क की ताज़ा तरीन तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें देंगे आप इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएं। अल्लाह हाफिज़।